Hello students, this is the क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, ये क्लास 10 की हिस्ट्री चैप्टर 1 का वीडियो है। 3-4 वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, आपको बताया था, समझाया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। 1830 से 1848 के बीच में क्या क्या रिवॉल्यूशंस हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि एज कंजर्वेटिव रिजम्स ट्राइड टू कंसोलाइड देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशंस इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ समय के बाद जब नेपोलियन की डेथ हो गई थी तो यहाँ यूरोप वगैरह में क्या हुआ था कि जो पुराना मोनार्ची सिस्टम था वो वापस आ गया था। ठीक है, यूरोप के कुछ कंट्रीज में ये सब चीज़ें वापस आ गई थी। ये है कि दिस रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली। और दोबारा जो ये फिर से ख़त्म किया गया था, जो दोबारा लिबरलिज्म आया था वो किसके द्वारा आया था? वो आया था वहाँ की मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा। ठीक है, मतलब कहने का, लेकिन ध्यान से सुनिए। पहले जब नेपोलियन था, ठीक है, नेपोलियन की जब बीच में डेथ हो गई थी, नेपोलियन की डेथ होने का मोनार्चीज़ फिर से आ गई थी ना। जब मोनार्ची चल रही थी तो कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ थे जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते कर थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए थे, कुछ उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो उन लोगों ने ही क्या ले आया था? उन लोगों ने लिबरलिज्म को और या नेशनलिस्ट को दोबारा वो लोग ले आए थे कि मोनार्ची को सच में फिर से ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर चैप्टर है वो बीच से अधूरा कहीं से भी लिखा हुआ है। मतलब कहने का एक सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है कि पहले जो भी मतलब घटना घटी उसके बारे में दे, फिर उसके बारे में दे, फिर उसके बारे में दे। ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, कि बस ऐसे ही सेटअप कर दिया है बुक में, इसलिए आपको स्टोरी आधा अधूरा लग रही है। ठीक है, लेकिन जब कंप्लीट ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप चीज़ों को कंपाइल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अभी बस आप इतना समझिए कि जब तक नेपोलियन ज़िंदा था, ठीक है, तो लोगों में डर था और नेशनलिज्म जो थी, लिबरलिज्म था, ये चल रहा था अच्छे से। लेकिन उनके मरने के बाद मोनार्चीज़ क्या हुए? फिर से हावी हो गए। ठीक है, और अगर फिर उस मोनार्चीज़ को हटाने की मांग होने लगी, और जो दोबारा लोग थे जो मोनार्चीज़ को हटाने की मांग कर रहे थे, वे लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, जो मोस्टली प्रोफेसर्स थे या स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, या किसी कॉमर्शियल किसी पार्ट के मेंबर्स थे। ठीक है, द फर्स्ट यहाँ पे है, देखते हैं। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। मतलब ये बता रहा है कि जुलाई 1830 में कहाँ शुरुआत हुई थी? फ्रांस में शुरुआत हुई थी। ओके, द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1851 नाउ अदर वन बाय। मतलब कहने का है कि 1850 में जब वापस आपका ये सिस्टम आने लगा था, मोनार्ची सिस्टम, तो फिर ये धीरे धीरे लोग एम्पावर होकर 1830 तक आते आते इसको उखाड़ के फेंक दिए थे। बट ना वो थोड़ा मतलब लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची विद लुईस फिलिप एंड इट हेड। मतलब कहने का है कि धीरे धीरे मतलब 1830 तक आते आते इन चीज़ों को, मोनार्ची को फिर से उखाड़ के फेंक दिया गया था। और ये जो थे लुईस फिलिपी एट इट्स हेड। ठीक है, ये इन चीज़ों के हेड थे। किसके हेड थे? तो ये मैं समझाती हूँ आपको कि जब 1815 में ये चीज़ें स्टार्ट हुई ना, उसका 1830 में आते आते चीज़ें ख़त्म होती गई। क्या ख़त्म होती गई? मोनार्ची ख़त्म होकर क्या आने गया? लिबरलिज्म आता गया। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पे देखिए, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। मतलब कि जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, जो लिबरलिज्म लाना चाहते थे, उन लोगों ने मोनार्चीज़ को उठा के फेंक दिया था। मतलब मोनार्चीज़ को ख़त्म करने की डिमांड करने लगे। वैन फ्रांसिस नीचेस, मतलब एक लुईस फिलिपी थे जो वहाँ के फिलासफर थे, उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस को अगर सर्दी लग जाती है, छींकने लगता है, तो पूरा फ्रांस छींकने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि पूरा फ्रांस एक हो जाता है। यहाँ पे छींकने का मतलब क्या दिखा रहा है कि पूरा फ्रांस एक हो जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्किंग एंड स्पायरिंग इन। ये जो फ्रांस और जुलाई की बात बता रहा है कि जुलाई में स्पार्कलिंग हुई थी,
मतलब लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। मतलब कहने का है कि इसके बाद क्या हुआ था कि यूरोप में जो मेन इम्पोर्टेंट देश थे उनके हाथ में शासन सत्ता आ गई थी, वो एक देश बन के उभरे थे ना। बेल्जियम वगैरह है, नीदरलैंड है, ये सब अलग अलग से छोटे छोटे देश बन गए थे। ठीक है, इन पे मोनार्चीज़ का सिस्टम, मोनार्चीज़ का जो पावर था वो ख़त्म होने लगा था। यहाँ पे आगे है देखिए, यहाँ पे है कि an event that mobilized nationalist feeling among the educated light across Europe was a Greek War of Independence। जो मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोगों में आया था, यूरोप के रहने वाले लोगों में नेशनलिज्म की जो भावना आई थी वो कहाँ से आई थी? वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आया था। मतलब ये देखिए, आप समझ लीजिए कि जो फ्रांस में लोगों में मतलब चेंजिंग आई थी, परिवर्तन आया था, वो ग्रीस से आया था। जो ग्रीस था वो भी मतलब से यूरोप है, यहाँ का कोने का पार्ट था यहाँ पे। तो जो ग्रीस में था वो ऑटोमन एम्पायर था, जो कि मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर था। ठीक है, जो कि 15वीं सेंचुरी में था ना। तो वहाँ के लोगों से ही ये शुरुआत हुई थी। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक। मतलब कहाँ से चीज़ें उभर के आई थी? ग्रीक से आई थी, जो कि स्टार्ट कहाँ हुई थी? 1821 से ही स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies of ancient Greek culture। देखिए, जैसे ये यूरोप है, यहाँ पे ग्रीक था। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे ग्रीस के, वो यूरोप के अलग अलग पार्ट में फैले हुए थे। तो सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे और सपोर्ट में लग गए थे। किस चीज़ के? कि ग्रीक को भी एक देश बन के उभरना चाहिए, नहीं न कि एक यूरोप का पार्ट बन के ही रह जाना चाहिए। ठीक है, और वापस से ग्रीक कल्चर को लेके आया गया, पुराने कल्चर को। देखिए, जो पुराने कल्चर को वापस लाने का मतलब समझ, जो पुराने कल्चर होती हैं, चीज़ें होती हैं ना, वो हमें दोबारा चीज़ों से हमको स्ट्रॉन्ग बनाते। उन लोगों को अपने मतलब जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, देखिए उनको अपने कल्चर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होता है ना, इसलिए चीज़ों को वापस ले आया गया। ठीक है, poets and artists lauded Greece as a cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire। मतलब कहने का है, कुछ पोएट्स और आर्टिस्ट भी थे जो ग्रीक के सपोर्ट में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि ग्रीक को एक देश बन के उभरना चाहिए, और ग्रीक के लोगों की सपोर्ट किया था इन लोगों ने। ठीक है, किस लिए? कि ये लोग भी अपना एक अलग देश बना सकें। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन ने, इन्होंने फ़ंड कुछ ऑर्गेनाइज किया था कि जो फाइट होगी इन द वॉर में उस पर खर्च किया जा सके, लेकिन बाद में उनकी फीवर से 1824 में डेथ हो गई थी। तो फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वैसे वहाँ का जो एक बुक है, फाइनली आप मान सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 में उन्होंने पूरी चीज़ें क्या लिखी हुई, ग्रीक के इंडिपेंडेंस के बारे में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पे देखिए द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। यहाँ कहने का मतलब रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग का अर्थ यहाँ पे है कि मतलब कि जो पोएट्स वगैरह हैं, वो राइटर वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया ना। देशभक्ति गाने लिखे जाने लगे, देशभक्ति पोएम वगैरह लिखे जाने लगे, है ना। पुराने कल्चर, डांस वगैरह को याद किया जाने लगा, पोइट्री स्टार्ट हो गई, स्टोरी, आर्ट, म्यूजिक, पुराने म्यूजिक जो देशभक्ति की थी वो सब दोबारा याद की जाने लगे। ठीक है, जो चीज़ें दब गई थी, क्यों दब गई थी? क्योंकि मोनार्ची आने की वजह से और मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर होने की वजह से सब चीज़ें दब गई थी। ठीक है, और जो कल्चर वगैरह होता है, और ये सब इन लोगों ने जो पोएट थे, ये जो लोग पोएट थे इसमें, मतलब कि जो लिख रहे थे मतलब पोएम वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह, वो हमेशा कहते थे कि आप अपने हमेशा मन की बात सुनिए। ठीक है, अगर आप अपने देश में बदलाव चाहते हैं तो आप अपने मन की बात सुनिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि अगर आप अपने मन की भाषा सुनेंगे ना, तभी आप चीज़ों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसी का मतलब होता है रोमांटिज्म। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कि वी सॉट टू डेवलप पार्टिकुलर फॉर्म नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रोमांटिक आर्टिस्ट इन पर जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। मतलब कहने का है, ये कहते हैं रीजन और साइंस के पीछे मत भागो, ठीक है, जो आपका दिल कहता है वो करो। ओके, तो ये लोग इस विचारधारा के थे कि एंड फोकस इंस्टीट्यूट ऑफ इमोशंस। मतलब कहते हैं साइंस और फिक्सन पे, रीजन पे टाइम वेस्ट करने के अलावा या उस पर विश्वास करने की अपेक्षा आपको क्या करना चाहिए कि अपने इमोशन, अपने इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पे बिलीव करना चाहिए, अपने आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है। दियर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एट द बेसिक ऑफ नेशन। और उन्हीं लोगों के एफर्ट से क्या हुआ था, कुछ पुराने हेरिटेज चीज़ों को याद किया जाने लगा था। मतलब कि कुछ गाने थे, कुछ देशभक्ति पोएम्स थे, स्टोरीज थे, मतलब जिसमें चीज़ों का वर्णन किया गया था जो आज के मतलब लोगों को, समय के लोगों को नहीं पता थी। उनको दोबारा ले आने की वजह से क्या हुआ था कि लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता चलने लगा था। फिर यहाँ पे है कि अदर रोमांटिक सच एज अ जर्मन फिलोसफर, जो जर्मन एक फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, क्लेम डेट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। उन्होंने क्लेम किया था कि धीरे धीरे जो जर्मन कल्चर था वो डिस्कवर हो गया था, किसके बीच में, कॉमन पीपल के लोगों में। मतलब कहने को वहाँ के रहने वाले लोगों में जर्मन कल्चर धीरे धीरे आने लगा, जर्मन कल्चर को फॉलो करने लगे थे, ठीक है। इट वॉज थ्रू फोक डांस, ठीक है। तो किसके थ्रू, फोक डांस के थ्रू, फोक पोएट्री के थ्रू और फोक डांस वगैरह, दैट द ट्रू स्प्राइट ऑफ द नेशन। मतलब फोक डांस का देखिए नाम दिया हुआ है, उसके बारे में बता रहा है कि जो काफ़ी पॉपुलराइज था। देखिए फोक डांस क्या होता है, लोकगीत, लोक नृत्य, आप लोग सुने होंगे ना, उसी को कहा जाता है कि उस एरिया का फेमस होता है, ठीक है। अलग अलग हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग फोक डांस है, ठीक है। तो वैसे उन लोगों के एरिया का फोक डांस को, फोक पोएट्री को, जो बहुत बचपन से कहानियाँ या कविताएं चलती आई तो उनको दोबारा याद किया गया। सो कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग, और इन चीज़ों को कलेक्ट किया गया और क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। चीज़ों को क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि लोग पुराने कल्चर को अपने वापस लाना चाहते थे। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ मोनार्ची थी, मोनार्ची वो लोग वापस भेज के अपने पुराने कल्चर को, यूनिटी को वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। फिर यहाँ पे है कि रिकॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ होल कल्चर वो एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। मतलब इन चीज़ों को फिर एकत्रित करके रखा गया, ठीक है। यहाँ पे है कि the emphasis on vernacular language and the collection of local folk was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience। मतलब कि वही मैंने बताया ना कि जो पुरानी चीज़ों को वापस लाने का इन लोगों को ये हुआ कि आज के ज़माने में, जो करंट समय में लोगों को अपने कल्चर, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, उससे बहुत अधिक लोगों को उसका मैसेज गया, उसके बारे में पता चला, ठीक है। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। और फिर क्या किया गया कि पोलैंड का जो डिवीज़न हो गया था, कब हो गया था पोलैंड डिवाइड हो गया, 18th सेंचुरी के अंत तक आते थे पोलैंड का भी डिवीज़न हो गया था, ठीक है। सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, इवन थ्रो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी। मतलब कि जब पोलैंड को लोगों ने कहा कि नहीं ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहेगा, ये इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, जब मोनार्चीज ने कहा था तो काफ़ी पोलैंड को दबाया गया था, ठीक है। और इवन इसके म्यूजिक को, इसके लैंग्वेज को, यहाँ के फोक डांस को भी काफ़ी दबा दिया गया था, ठीक है। फिर क्या है कि देखिए यहाँ पे Karol Kurpinski फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज अपीयर्स एंड म्यूजिक। मतलब कुछ म्यूजिक, कुछ स्ट्रगल, कुछ स्टोरीज के थ्रू फिर से पोलैंड को वापस लाने की बात कही गई थी, ओके। तो क्या है कि टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलैंडीज एंड द मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। मतलब जब पोलैंड को मानने से मना कर दिया गया था कि वह देश एक अलग से देश नहीं बनेगा, कि क्यों मना किया गया था, क्योंकि एक छोटा देश था और धीरे धीरे मोनार्चीज का वहाँ से पावर हटता जा रहा था। तो वो अचानक से नहीं कहते, धीरे धीरे वो छोड़ रहे थे ना, मोनार्ची सिस्टम जा रहा था। तो हुआ ये था कि धीरे धीरे जो पोलैंड वगैरह में क्या था कि जो पोलैंड की जो लैंग्वेज होती है, पोलिश लैंग्वेज होती है, ठीक है, उन चीज़ों को भी हर जगह से हटा दिया गया था। तो अब हम लोग यहाँ पोलैंड के बारे में देखिए बता रहे हैं कि लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वो फोर्स आउट ऑफ द स्कूल। मतलब कि
जो रशियन ऑक्यूपेशन मतलब कि रसिया में मोनार्चीज़ का शासन था, तो उन लोगों ने वहाँ की पोलिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटा दिया गया था और हर जगह से लैंग्वेज को क्या किया गया था, इम्पोज किया गया था। ठीक है। फिर 1831 में एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन वर टुक, एक आम संगठित की गई थी, मतलब आर्मी संगठित की गई थी। किस लिए? कि इन मोनार्चीज़ को क्रश किया जाएगा। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। और जब एक यूनिटी बना के, एक आर्म बना के पोलैंड को साबित किया गया कि पोलैंड भी छोटा ही सही लेकिन एक देश बनेगा, तो उस आर्मी के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने हर जगह पे पोलिश लैंग्वेज का यूज़ किया और उसको क्या बनाया, मतलब हर एक सरकारी संस्थाओं में भी नेशनल असिस्टेंस में भी उसका यूज़ किया जाने लगा। तो पुलिस वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रीजनल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि पुलिस लैंग्वेज यूज़ किया गया चर्च में भी और सभी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब सभी प्रकार के धर्म के उपदेश देने में भी। ठीक है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल, मतलब जब चर्च के लोग पुलिस यूज़ करने लगे और सभी अलग अलग धर्म के अलग अलग मतलब धर्म का उपदेश देने के लिए पुलिस लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। जैसे कहने का मतलब है पुलिस को बढ़ावा देने के लिए लोग और दूसरी लैंग्वेज को छोड़ के पुलिस लैंग्वेज का ही यूज़ करने लगे थे। तो इससे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो साधु संत थे, बिशप वगैरह थे, क्रिश्चियंस, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटी और पनिशमेंट, और उनको कहाँ भेज, साइबेरिया भेज दिया गया था। किसके लिए? पनिशमेंट के लिए वहाँ पे भेज दिया गया था। किस लिए? कि उन्होंने कहा था कि वो किस लिए कहा गया था, क्यों इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो लोग पोलिश लैंग्वेज को फोर्स करके पावर में ला रहे थे। द यूज़ ऑफ पोलिश कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पोलिश का यूज़ हुआ था वो एक सिंबल है। किस लिए सिंबल है? अपने आप को प्रूफ करने के लिए, भाषा के आधार पे अपने आप को प्रूफ करने के लिए और एक नया देश बनाने के लिए। ठीक है। जिस तरीके से हमारे यहाँ स्टेट डिवाइडेड है उस तरीके से पोलैंड भी डिवाइड हुआ गया था अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओके बेटा, तो बस इस वीडियो में इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।